हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए फिज़िक्स का क्विज़ लेके आया हूं जो कि साइंस रिपोर्टर मैगजीन से के जनवरी 2019 अंक का है। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसमें साइंस रिपोर्टर में, आप लोग जानते होंगे। इसका हिंदी माध्यम में भी इसका आता है विज्ञान प्रगति। तो इसके क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो या यूपीएससी का हो, इन सभी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान शब्दों में ये समझा पाऊँ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एनिमल्स लाइक वाटर वर्ग्स कैन वॉक ऑन वाटर बट ह्यूमन्स कैन नॉट। विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स इंसेक्ट्स टू मूव ऑन वाटर। तो इसमें कह रहा है कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि वाटर वर्ग, वो क्या होता है, पानी पे बहुत ही आसानी से वॉक कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बात स्विम करने की नहीं हो रही है, चलने की हो रही है। तो जैसे इसमें है ऑप्शन नंबर 1 है बुयांसी, ऑप्शन नंबर बी सरफेस टेंशन, सी पीएच और डी ऑप्शन है लेटेंट हीट। तो आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे कि पीएच और लेटेंट हीट का तो कोई रोल होता नहीं है, लेकिन बुयांसी एंड सरफेस टेंशन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो सरफेस टेंशन है ना। और सरफेस टेंशन आपको देखिए आसानी से समझ पाएंगे। ये पिक्चर्स देखिए जो कि नीचे पिक्चर्स है कि ये जो इसका बॉडी का वेट जो होता है बहुत ही कम होता है वाटर वर्क्स का, और इसका जो पैर है बहुत लंबे हैं। तो इससे क्या होता है, इनका एरिया जो होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है और बॉडी वेट जो होता है बहुत ही कम होता है। तो पानी का जो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, ये पानी पे ऊपर आसानी से पानी के ऊपर चल पाते हैं वेट कम होने की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, बैट्स आर one of the few mammals that can use sound to navigate a trick called echolocation. Echolocation calls are usually, तो ये कह रहा है जो बैट्स चमगादड़ जो होते हैं, आपको पता भी होगा कि उनको दिखाई नहीं देता, बट वो अपना क्या करता है, एक साउंड जनरेट करते हैं और उस साउंड के वजह से ही वो अपना रास्ता पता कर पाते हैं ना, कि बीच में कुछ है तो नहीं, रास्ते में कुछ है तो नहीं, पहाड़ या घर या बिल्डिंग्स या कुछ भी, कोई उनका भोजन भी इसी तरीके से सर्च करते हैं, है ना। तो इसके ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक्स, इंफ्रासोनिक्स, ऑडिबल एंड ऑल ऑफ द अबव। ये साउंड वेव्स हैं सभी के सभी। अल्ट्रासोनिक्स वो होते हैं जो कि अपना ऑडिबल रेंज से जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, 20 से 200 किलो हर्ट्ज़। इंफ्रासोनिक जो होता है अपना लेस देन 20 किलो हर्ट्ज़, और ऑडिबल जो होता है 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ तक होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है अल्ट्रासोनिक है। लेकिन आपको ये बता दूं कि व्हाट इज इकोलोकेशन, है ना। इकोलोकेशन इज़ द यूज ऑफ वेव्स एंड इकोज टू डिटरमाइन वेयर ऑब्जेक्ट्स आर इन स्पेस। तो इसमें क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बैट है और एक साउंड जो येलो कलर का जो है वो साउंड वेव को जनरेट कर रहा है, और ये जो सामने एक क्या है, एक दूसरा कुछ भी पक्षी है या कीड़ा है, उससे टकरा करके वापस इसे सुनाई देगा थोड़े समय के बाद। तो इससे क्या होता है, इसे पता चल जाएगा कि सामने कुछ है और कितने डिस्टेंस पे है। तो यही टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं बैट्स, जिसकी वजह से वो रात के अंधेरे में भी बड़े आसानी से अपना शिकार कर पाते हैं और उड़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a fuse generally made of aluminum, copper, etc. is a safety device consisting of a strip of wire that melts and breaks an electric circuit if the current exceeds a safe level it has. तो देखिए इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आप देख लीजिए एक बार। हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका जो आंसर होगा लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना। ये आप देख पा रहे होंगे कि फ्यूज वायर्स जो किस तरह के होते हैं। ये आप देखते होंगे नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगे होते हैं, ये जैसे यूपीएस वगैरह में, इन्वर्टर वगैरह में ये लगे होते हैं। ये जो आपका फ्यूज वायर जो दिख रहा है आपके घर में, जब बिजली आती है तो मेन जो फ्यूज होता है वहाँ पे आपने देखा होगा ये फ्यूज इस तरह के लगे हो। और ये थर्ड टाइप के जो फ्यूज हैं ये आपको बाइक्स या फिर कार वगैरह में, गाड़ियों में लगे हुए मिलेंगे आपको, है ना। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज वायर, दो प्रॉपर्टीज होती है मेनली। लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि देखिए जैसे ही ये सेफ्टी डिवाइस है, तो जैसे कि करंट जैसे ही बढ़ता है, हाई करंट जैसे ही होता है शॉर्ट सर्किट की वजह से या तो ओवरलोड की वजह से, तो क्या होता है सर्किट ज़्यादा करंट खींचने लगता है। तो वो ज़्यादा करंट होने से हीट होता है, हीट होने के बाद मेल्ट करना चाहिए, मेल्ट करके पिघल करके सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो ये जो पहला जो लो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है फ्यूज़ के लिए, है ना। नहीं होगा लो मेल्टिंग पॉइंट तो क्या होगा, वो सेफ्टी दे ही नहीं पाएगा, वो फ्यूज़ मतलब गलेगा ही नहीं, है ना। नेक्स्ट है लो रेसिस्टेंस। तो देखिए लो रेसिस्टेंस इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि सर्किट में हमेशा ये सीरीज में लगा होता है, और अगर इसका ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा तो ये करंट को रेसिस्ट करेगा, तो वो भी हमें नहीं चाहिए। हमें केवल सेफ्टी प्रोवाइड करे, करंट अगर कंज्यूम करने लग जाए या करंट को कम करने लग जाए, है ना, रेसिस्ट करने लग जाए, तो फिर ये हमारे यूज़ का मतलब नुकसान ही करेगा हमारा। तो वो चीज़ के लिए ये दो मेन पॉइंट्स हैं, लो रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑल ऑफ अस वुड हैव सीन अ रेनबो, a multicolored arc on the sky
during rainy seasons. The principal optical phenomenon involved in rainbow formation is। तो देखिए इस क्वेश्चन सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि आप जो बरसात के टाइम में जो आप रेनबो देखते हैं तो उस रेनबो के बनने का मेन रीज़न क्या है, जो क्या है। तो इसका ऑप्शन है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिफ्यूजन ऑफ लाइट एंड ऑल ऑफ द। तो इसका सही आंसर है बी, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और इसके पीछे कंसेप्ट क्या है ये मैं बता दूं कि रेनबो में 3 प्रोसेस होता है। रेनबो बनने के पीछे 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो एक तो रिफ्लेक्शन, दूसरा डिस्पर्सन और थर्ड जो है रिफ्रैक्शन। तो ये जो आप देख रहे हैं एक आपका रेनबो का पिक्चर है, और ये जो है प्रोसेस है ना, ये जो आपका ये गोल सा सर्कल दिख रहा है ये पानी की बूंद है, जो कि बारिश जब होता है तो पानी की बूंद हवा में होता है ना, तो उसी की वजह से ही जो बनता है रेनबो बनता है। तो इसमें देखिए रिफ्लेक्शन सबसे पहली चीज़ जो होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ये जो आया सन की रेज है और ये इसमें इंटर किया ड्रॉपलेट्स में, तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा कुछ एंगल से, तो ये रिफ्रैक्ट होकर के आपको यहाँ पड़ा, और ये सरफेस से रिफ्लेक्ट भी होता है। मोस्टली जो रेज होते हैं रिफ्लेक्ट होता है, और इसी वजह से हम देखते होंगे कि ये हमेशा जो हमें दिखता है ना, सन जो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है ना। तो ये रिफ्रैक्ट होता है, और इसके बाद डिस्पर्सन प्रोसेस इसके साथ ही साथ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये डिफरेंट कलर्स में बट जाता है। तो और ये हमें एक आर्क के रूप में प्रॉपर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। सभी जानते हैं हम लोग। मोस्ट ऑफ द थर्मोमीटर्स आर यूज मरकरी, रेड मेटालिक लिक्विड, टू शो द टेम्परेचर बिकॉज इट हैज़। देखिए ये कह रहा थर्मोमीटर में हम सभी जानते हैं कि मरकरी का यूज़ होता है, लेकिन मरकरी का ही यूज़ हम क्यों करते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट से कोई लेना देना है नहीं। लोग देखिए मेल्टिंग पॉइंट से भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मेन पर्पस ये है कि जो हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, आंसर इसका सी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ही हमें थोड़ा सा भी टेम्परेचर वेरी करेगा तो उसका एक्सपेंशन ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो ये पारा फैल करके एक्सपैंड होकर के ऊपर की ओर, मतलब फैल करके ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो इसलिए इसका सबसे आंसर यही हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 6। अ ट्यूब लाइट यूजेज फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस क्या होता है? एमिशन ऑफ लाइट बाई अ सब्सटेंस दैट हैज़ एब्जॉर्ब्ड लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, टू प्रोड्यूस विजिबल लाइट। अ ट्यूब लाइट यूजेज, है ना। करेक्ट। ट्यूब लाइट किस चीज़ का यूज़ करता है? फ्लोरोसेंस को, फ्लोरोसेंस के लिए, और उसके बाद उससे विजिबल लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ए, मरकरी वेपर टू प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। अब इसका पूरा हम प्रोसेस समझते हैं, देखिए कि कैसे करता है। अब देखिए फ्लोरोसेंट लैंप का जो वर्किंग होता है इस तरह से होता है कि ये क्या होता है ना कि मरकरी वेपर, जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है मरकरी वेपर को एनर्जाइज करता है, जिससे क्या होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन मतलब जनरेट होता है। बट अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन होता है वो विजिबल नहीं होता है ना। तो उसको विजुअल करने के लिए क्या होता है, फॉस्फर की कोटिंग हम लैंप के इनर वाल्स पे करते हैं, तो वो अल्ट्रावायलेट अगर फॉस्फर के साथ टच होता है तो क्या होता है, वो विजुअल लाइट को जनरेट करता है। तो ये टोटल यही है इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन द सन, मून एंड अर्थ कम इनटू अ स्ट्रेट लाइन एंड एक्लिप्स अकर्स। व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन पार्ट ऑफ द अर्थ, दिस इज नोन एज। ऑप्शन ए ये है ब्लड मून, ऑप्शन बी फुल मून, ऑप्शन सी लूनर इक्लिप्स एंड ऑप्शन डी सोलर इक्लिप्स। तो ये क्या बोल रहा है आपको कि व्हेन द मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। तो इसको देखिए हम समझते हैं पिक्चर से। व्हेन मून कम्स इन द सन एंड अर्थ, तो ये वाला देखिए ये कंडीशन आ रहा है कि व्हेन मून कम्स बिटवीन कहाँ आ रहा है, अर्थ के और सन के बीच में। तो इसमें क्या होता है, ये आपका सोलर इक्लिप्स होता है, ठीक है। और इसके साथ ही एक कंसेप्ट और भी है लूनर इक्लिप्स का। तो लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है ना। आप समझिए इस चीज़ को, एक छोटा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अर्थ तो ये है फिक्स है ना, सन भी फिक्स है, बट ये जो मून है ये मूव करता रहता है इस तरह से, अर्थ के चारों तरफ मूव करता रहता है सर्किल के रूप में। तो ये अभी सपोज दैट यहाँ पे आ गया, तो सन और अर्थ के बीच में क्या आ गया, मून आ गया। तो अब क्या है, सन अर्थ की तरफ से सन जो है पूरी तरह से नहीं दिख पाता है, क्यों? क्योंकि बीच में मून आ जा रहा है, तो इसे हम सोलर इक्लिप्स कहेंगे। और दूसरा जो है लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, जैसे ये मून मूव करके अपोजिट साइड में आ जाता है ना, अर्थ के पीछे छिप जाता है। तो आपको पता होगा कि मून जो होता है सन से लाइट लेता है दिन में, और वहीं लाइट जो होता है रात में, है ना, रिफ्लेक्ट करता है ना। तो ये वही है कि मतलब ये फिर विजिबल ही नहीं होगा, है ना, ये विजिबल होगा ही नहीं। तो इस वजह से क्या होता है, ये लूनर इक्लिप्स होता है। On a clear, क्वेश्चन नंबर 8 है, on a clear dark night our eyes can see about 6,000 or so stars in the sky. They seem to twinkle
और चेंज दियर ब्राइटनेस ऑल द टाइम। स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग बिकॉज ऑफ, कह रहा है कि अब कभी हम रात में क्या होता है, क्लियर साफ़ आसमान होता है तो उसमें बहुत सारे 6000 या उससे भी ज़्यादा हम तारे या स्टार्स देखते हैं आसमान में, और वो क्या करते हैं, ट्विंकल करते रहते हैं, मतलब आप देखते हो टिमटिमाना उसे बोलते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, लाइट उनका घटता बढ़ता रहता है। तो उसके पीछे क्या वजह है? तो ऑप्शन नंबर ए है वाटर वेपर इन द एयर, नो। टर्बुलेंस इन द ओशियन, नो। डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर, नो। टेम्परेचर वेरिएशन इन द एटमॉस्फेयर, यस। अब देखिए इसका जो आंसर है टेम्परेचर वेरिएशन इन द एटमॉस्फेयर। तो आप देखिए जो ये जो है स्टार से लाइट आ रहा है ना, और ये जो अपने एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कोल्ड और गर्म जो एयर्स हैं वो क्या होता है, उनके पैकेट्स वो क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं ना। तो इस वजह से क्या होता है, ये सेम इसी वजह से इनका जो डायरेक्शन होता है चेंज होता रहता है, इस वजह से क्या होता है, हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, what wool and cotton are bad conductors of heat, then why do we feel warm only in woolen clothes? कह रहा है देखिए ऊनी कपड़े और कॉटन दोनों ही हीट के बैड कंडक्टर्स हैं, सबको पता है, लेकिन हम क्या होता है, हम जब भी ऊनी कपड़े पहनते हैं तो हमें ज़्यादा गर्मी लगता है उससे, मतलब ठंड के मौसम में उससे ज़्यादा गर्मी मिलता है। तो उसकी क्या वजह है, कॉटन से उतना क्यों नहीं गर्मी लगता है? तो देखिए इससे आपको मैं बताता हूँ। जैसे क्या होता है, ऊन आप लोगों ने देखा होगा, ऊन के रेशे मतलब काफ़ी मोटे होते हैं और उनके बीच में स्पेस होता है हल्का, जिसमें क्या होता है, एयर ट्रैप का होते हैं, है ना। तो उन ट्रैप एयर क्या होता है, इंसुलेटर होता है पूरी तरह से, है ना। एयर इंसुलेटर होता है जो कि हीट को मतलब क्रॉस नहीं करने देता है ना, जहाँ पे है वहीं पर रहने देगा। तो ये एयर जो होता है कॉटन में कम, और वुलन जो होते हैं वुलन कपड़े उसमें ज़्यादा ट्रैप करते हैं यार, तो इस वजह से वो ज़्यादा हीट करते हैं ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, वुल ट्रैप्स मोर एयर इंसुलेटर देन कॉटन, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, व्हेन हाई अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू द फिलामेंट इट इमिट्स लाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टंगस्टन। जो आप नॉर्मल बल्ब देखते होंगे घर में, जो पहले आते थे इनकैंडेसेंट लैंप, जिसमें फिलामेंट्स होता था टंगस्टन का, तो उसमें क्या है कि बहुत ही मतलब क्या होता था कि जैसे ही आपको सप्लाई देते थे वो हीट होता है पहले, और हीट होने के बाद वो पीला लाइट जनरेट करता था, है ना। तो कह रहा है उसमें टंगस्टन लगा होता था, जो फिलामेंट होता था। तो टंगस्टन का मतलब क्या है जो सही है 4 ऑप्शन में से? तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर, इट इज़ इकोनॉमिकल, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट इज़ मैलिएबल। तो देखिए कंडक्टर्स भी है, कंडक्टर तो है ही, बट क्या होता है उसमें रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए, तभी तो वो हीट होगा, तभी वो हीट होने की वजह से वो लाइट फिर जनरेट करेगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना, ताकि उतनी हीट होने के बावजूद भी वो पिघले ना। क्वेश्चन नंबर 11, मैग्नेट इज एनी मटेरियल कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन एंड प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इटसेल्फ, विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज इज यूज्ड टू मेक आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो देखिए ये आपको पता ही होगा कि मैग्नेट्स नेचुरल मैग्नेट्स भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं जो कि हम बना सकते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन है, एल्निको, डुरालुमिन, स्टेनलेस स्टील एंड मैग्नेलियम, है ना। तो सबसे ज़्यादा मेनली यूज़ किया जाता है जो कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, वो है एल्निको। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब, एल्निको। तो एल्निको क्या होता है, देखिए एल्निको इज़ ए फैमिली ऑफ आयरन एलॉयज विच इन एडिशन टू आयरन आर कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट, हेंस एक्रोनिम इज एल्निको। एल्युमिनियम का शॉर्ट फॉर्म एल होता है, निकल का एन और कोबाल्ट का सी ओ, तो कुल मिला के हम इस मटेरियल को बोलते हैं एल्निको। एल्निको अलॉयज आर फेरोमैग्नेटिक। आपको पता ही होगा फिजिक्स में कि आपको मैग्नेट बनाना है तो आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ही यूज़ करना पड़ेगा, आपको परमानेंट मैग्नेट बनाने हैं तो ये क्या होता है, ये फेरोमैग्नेटिक होते हैं एंड आर यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। और ये इस तरह के दिखते हैं, आप देखे होंगे मैग्नेट इस तरह के दिखते हैं, बट वो जब मैग्नेट बनता है तो इसका, है ना, कलर आप देख ही सकते हैं, थोड़ा ब्लैक टाइप का हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा वीडियो लगे।